Hello everyone, I am Aditya, your educator. Welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। और ये चैप्टर मैंने बिल्कुल नए रिवाइज 2020 सिलेबस पे बनाया है, जो कि ड्यू टू कोरोना वायरस 30% सिलेबस कट ऑफ हुए थे, आपको पता ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चैप्टर को बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से सॉल्व कर दोगे। मैं इतनी आसानी से इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप इस वीडियो के इस चैप्टर के फैन हो जाओगे। उसके साथ ही साथ मैं फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूं। अगर आपको इस चैप्टर का फ्री में पीडीएफ होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पे आप एक व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना क्लास। मैं इस चैप्टर का फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं फिर से नंबर रिपीट कर देता हूं, 9891212549। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके कुछ अगर सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम ग्रो कर सके। हम आपके लिए चीज़ें बनाते हैं तो हम अपनी चीज़ों में इंप्रूवमेंट ला सके। और आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो सब आसानी से आपको मिल जाए। चलिए, इस एक और चीज मैं बता दूं, इसके साथ ही साथ मैं क्लास 10th की लिमिटेड पीरियड ऑफर के लिए बैच चला रहा हूं, जिसमें 30 डेज डेमो फ्री है। तो आप आए, व्हाट्सएप पे नंबर जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ क्लास 10th के लिए, अदर क्लासेस के लिए क्लास 6 to 12 अदर क्लासेस के लिए मैं 2 डेमो क्लास फ्री देता हूं। बस क्लास 10th के लिए फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम 30 डेमोज फ्री। याद कर लो भाई, 30 डेमोज कोई फ्री नहीं देता भाई। एक दो दिन डेमो फ्री देता है, एक दिन आजकल मिलते हैं। मैं 30 डेज डेमो फ्री दे रहा हूं। तो आपको पसंद आए तो जरूर आए, एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए मैं कैसे पढ़ाता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, बिना अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूं कि पुराना जो सिलेबस है उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई है। तो क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है, क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो एनसीईआरटी बुक है, आप उसमें दे रखा है सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये हमें करना है। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न, ये भी हमें करना है। मेजर क्रॉप्स, ये भी हमें करना है। फूड अदर देन ग्रेन्स, ये भी हमें करना है। नॉन फूड क्रॉप्स, ये भी हमें करना है। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये भी हमें करना है। और कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये भी हमें करना है। तो अब करना क्या नहीं है, तो फूड सिक्योरिटी हमें नहीं करना है, बजाओ ताली। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर हमें नहीं करना है, इसके लिए बजाओ ताली। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें नहीं करना है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो क्या क्या करना है, ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई। क्या नहीं करना है ये भी मैंने आपको बता दिया इस साल के लिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं कि हमें करना क्या है इसमें। तो ये चीज़ आप लोग सब समझते होंगे कि इंडिया इज एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। इतना आपको पता होगा, इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्री। यहाँ पे जितने भी चीज़ है, मोस्टली जो आबादी है यहाँ की, जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर करती है। जैसे कि 2/3 एग्जाम में आपके क्वेश्चन, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बनाते जाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, तो याद रख लीजिए। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कितना रहेगा? 2/3 of Indian population, around more than 60%, around 66% of Indian population is directly or indirectly depend upon agriculture। ध्यान से समझना, यानी कि 2/3 यानी कि more than 60% of the Indian population is directly or indirectly depend upon agriculture। अब हम लोग बात करते हैं जरा, तो दैट्स वाई इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्री। सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्री। एग्रीगेरियन वर्ड, ये जो आपका एग्रीगेरियन वर्ड इज मीन्स अ कंट्री विच इज वेयर द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन आ रखा है, वाई इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्री। इंडिया इज एग्रीगेरियन कंट्री बिकॉज दे आर 60% पॉपुलेशन और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। मैं साथ ही साथ आपको याद कराते भी चीजें ले चलता हूं, ताकि आपकी जो है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये चैप्टर आपके दिमाग में चले जाए। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक बात करते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप होते हैं? तो फार्मिंग के बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। याद रखिएगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। याद रखिएगा। अब बोलोगे सर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या होता है, और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? तो ध्यान से समझिएगा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस यानी कि प्रिमिटिव यानी कि पुराना, समझिए। प्रिमिटिव, प्री, याद करिए, प्री मतलब क्या होता है? पहले,
पहले, प्री मतलब होता है ना पहले, उससे याद कर लीजिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, यानी कि ऐसी ऐसी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि ऐसी फार्मिंग जो कि पुरानी रीति रिवाज से चलती हो। इसमें पुराना है तो क्या होंगे, ओल्ड टूल्स होगा, ओल्ड सीड्स होगा। ओल्ड सीड्स यानी कि इस साल जो खेती की है उसमें जो सीड बचा उसी सीड को थोड़ा सा बो दिया और उससे ओल्ड सीड्स हो गया। उसके अलावा ये कैसे फार्मर्स होंगे, ये स्मॉल फार्मर्स होंगे। उसके अलावा ये क्या होंगे, खुद के लोग आते होंगे। उसके अलावा क्या चीज को प्रमोट करेंगे, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। बोलोगे सर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर उसको कहते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, स्लैश यानी कि साफ करते हैं जंगल को और उसको जला देते हैं, फिर वहां खेती किए, फिर कुछ दिनों बाद हम जंगल को साफ किए, स्लैश साफ किए, फिर जला दिए, बर्न किए, जला दिए। तो इस तरह के जो कंटिन्यूएशन होता है उसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तो प्रिमिटिव आपके, आई होप कि प्रिमिटिव आपको क्लियर हो गया होगा। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ओल्ड टूल्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, लोग खुद के लोग आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक होता है हमारा इंटेंसिव। इंटेंसिव थोड़ा सा तुम लोग, प्रिमिटिव का अगला पार्ट है इंटेंसिव, मतलब इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे। इनमें इनपुट अप्लाई होते हैं। इनपुट मतलब कि लोग अपना एफर्ट डालते हैं। इनपुट में क्या डालोगे, खेती करने के लिए क्या इनपुट होती है, अच्छे बीज होंगे, मैकेनिक्स, एक टेक्नोलॉजी यूज होगी, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इरिगेशन वगैरह की फैसिलिटीज अच्छी होगी, तो वही चीज़ें, न्यूज टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं। उसके बाद इसकी सरप्लस वैल्यू जो होती है मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी तो इसकी सरप्लस वैल्यू होगी मार्केट में। कैसे होगी सरप्लस वैल्यू, तो लोग इसको थोड़े से बड़े स्तर पे उगाते हैं तो मार्केट में जाकर के बेचते हैं तो उससे उनका प्रॉफिट होता है। तो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये इसकी थोड़ी सरप्लस वैल्यू होगी, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री ये यही इसी टाइप की इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अलावा तीसरा जो होता है डेट इज कमर्शियल, नाम से क्लियर है, कमर्शियल यानी कि बड़े स्तर पे। इसमें जो होंगे बड़े बड़े फार्मर्स होंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जैसे टी प्लांटेशन, टाटा टी, आपने सुना होगा टाटा टी का नाम। तो टाटा क्या करता है, वहां पे टी प्लांटेशन कराता है बड़े स्तर पे। यूएस में मोस्टली ये कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग ही होती है, लेकिन इंडिया में जैसे टाटा टी, कॉफी, ब्रू की कॉफी, ये सब करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कमर्शियल में क्या होगा, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनमें करेंगे। इंटेंसिव में क्या होगा, थोड़े मिडिल क्लास लोग, और ये क्या हो गए, गरीब लोग। सीधा सा समझ लो ऐसे ही इंडिया में मोस्टली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास ही हैं, ठीक है। ऐसे याद करने का ट्रिक आप लोग बना लो कुछ भी, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। अब बोलोगे सर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, तो ध्यान से समझो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि एक ऐसा पैटर्न, बेसिकली इंडिया में जो खेती होती है, हर टाइम तो हर चीज़ नहीं उगाई जा सकती, हर क्रॉप्स का अपना अपना सीजन होता है। हम आगे जानेंगे जो जो क्रॉप्स है उसका क्या सीजन होता है, किस टाइम में उगते हैं और उसको क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो इन सब के बारे में जो एक कुछ चीज़ें होती है जो ठंड में उगती है, कुछ होती है जो मानसून में, कुछ होती है गर्मी में। तो इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वो बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइडेड है। तीन पार्ट में जो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न है या फिर क्रॉपिंग पैटर्न है, पहला है हमारा राबी क्रॉप, दूसरा है हमारा खारिफ क्रॉप, एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप, ठीक है, थर्ड वन इज जैद क्रॉप। तीन टाइप के हमारे क्रॉप्स हैं, याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट वन इज राबी क्रॉप, सेकंड वन इज खारिफ क्रॉप, एंड थर्ड वन इज जैद क्रॉप। अब आप बोलोगे सर तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसी चीजें होंगी, तो ध्यान से समझो। राबी क्रॉप जो है ये हमारा विंटर में होगा, विंटर में होगा। टाइम क्या होगा इसका, सोइंग का अक्टूबर से दिसंबर। सोइंग क्या होता है, बुआई, बुआई का टाइम कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर, और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी, अप्रैल से जून के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वीट। आप लोग देखे होंगे गेहूं की जो बुआई होती है वो कब होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। हार्वेस्टिंग कब होती है, अप्रैल के महीने में, या फिर जून से, मतलब जनवरी से ही कहीं कहीं शुरू हो जाती है, अप्रैल के महीने तक आते आते खत्म हो जाती है। अब हम इसका एग्जांपल वीट, बार्ली, एक एग्जांपल याद कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप कहाँ होगी, तो रेनी सीजन में होगी, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट में होगी। आप लोग देखोगे कि जैसी बारिश वारिश होती है, लोग क्या करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं वो धान वगैरह या फिर मतलब कि चावल वगैरह की खेती जो करने जाते हैं, वो पानी वानी आधे लगी होती है। आप लोग कोई गांव वगैरह से कनेक्ट होगे तो पता होगा उन चीज़ों को। तो इसमें क्या होता है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ठीक है। ये सीजन कब होगा, सितंबर से अक्टूबर, यानी कि मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम ये चीज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जुलाई मानसून, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है और जुलाई में इसकी बोइंग होती है, ठीक है, सोइंग होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैद क्रॉप की। जैद क्रॉप क्या होता है, तो जैद क्रॉप बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप। राबी और खारिफ क्रॉप के बीच में जो क्रॉप होता है उसको हम लोग जैद क्रॉप कहते हैं। ये बेसिकली मई और जून, देखोगे अब टाइम बचा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये जो है हार्वेस्टिंग इसकी अप्रैल में होती है, ठीक है, अप्रैल, और इसकी बोइंग कब होती है, जुलाई में होती है सोइंग, ठीक है। अब
अप्रैल और जुलाई के बीच में कुछ महीने बचते हैं, जैसे मई जून। इस मई जून महीने में क्या होती है मई जून में, तो ध्यान से समझना, मई जून महीने में जो क्रॉप होती है उसको जैद क्रॉप कहते हैं। जैसे वाटरमेलन, आप लोग देखोगे मई जून महीने में वाटरमेलन बहुत मिलने लगता है। फिर उसके बाद आपका कुकुम्बर, वेजिटेबल्स वगैरह इस महीने में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो गए, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेजर क्रॉप, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेजर क्रॉप्स, ठीक है। हमारे में कितने टाइप्स के मेजर क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, मेजर क्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं वो है हमारा अगला टॉपिक। तो देखते हैं हम लोग। देख लो, हमारे देश में 3 टाइप के मेजर क्रॉप्स होते हैं। पहला हमारा मेजर क्रॉप है ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। अब ग्रेन क्रॉप्स क्या होता है सर, तो ग्रेन क्रॉप्स यानी कि ऐसी चीज जिससे हमें अन्न मिलता है। जैसे कि आप लोग चावल रोटी ये सब हमेशा आपके घर में बनता होगा, कभी तो ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जी रोज बनता है या एक ही मटन ही रोज बन रहा है, पनीर ही रोज बन रहा है। जो चीज़ रोज बन रही है आपके घर में, चावल या रोटी रोज बन रही है, तो ऐसी चीज़ जो बेसिकली अन्न हो जिसको हम रेगुलर बेसिस पे खाते हो, डेट इज ग्रेन क्रॉप्स। सेकेंड वन इज अदर फूड क्रॉप्स, यानी कि ऐसे फूड क्रॉप जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं, थोड़े से टाइम टू टाइम बेसिस पे खाते हैं, उसको हम लोग कहेंगे अदर फूड क्रॉप। लाइक आपका कॉफी, शुगर केन, या वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अदर फूड क्रॉप्स में आ गई। या फिर अगला जो हमारा होता है नॉन फूड क्रॉप्स, यानी कि ऐसे फूड क्रॉप जो कि खाने के काम नहीं आते, कमर्शियल पर्पस पे काम आते हैं। जैसे कि आपका हो गया जूट, कॉटन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये आपकी अदर फूड, रबर, ये सब अदर फूड क्रॉप्स में आ गई। तो 3 टाइप के फूड क्रॉप्स होते हैं मेजर क्रॉप्स। बेसिकली ग्रेन क्रॉप्स यानी कि ऐसे जो अन्न जिसको हम खाते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट, मेज, आपका वो पल्सेज। फिर अदर फूड क्रॉप्स, शुगर केन हो गया, बेसिकली कैश क्रॉप्स वगैरह जितने हो गए अदर फूड क्रॉप्स में आ गए। कैश क्रॉप बेसिकली ऐसे क्रॉप जिससे हम लोग डायरेक्टली कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप शुगर केन से जैगरी यानी कि गुड़, या फिर शुगर केन से आप शुगर बनाते हो। नेक्स्ट वन इज नॉन फूड क्रॉप्स, ये बता ही दिया। ऐसे फूड क्रॉप नॉन फूड क्रॉप्स, नाम से क्लियर है, नॉन, जिसको हम लोग खा नहीं सके, दैट इज नॉन फूड क्रॉप्स, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या बढ़ते हैं तो देख लो ध्यान से। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेन क्रॉप्स की। ग्रेन क्रॉप्स क्या होते हैं ध्यान से समझो। ग्रेन क्रॉप्स यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रेन क्रॉप्स यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो कि अन्न जिसको हम लोग खाना खाते हैं, डेट इज ग्रेन क्रॉप्स। तो ग्रेन क्रॉप्स का पहला एग्जांपल डेट इज राइस, ठीक है, डेट इज राइस के बारे में जानना। राइस जो है सबसे ज्यादा इंडिया में खाई जाने वाली चीज है ग्रेन में, दैट इज राइस। राइस के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, चावल। तो ध्यान रखना राइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने उतने ही पॉइंट्स लिखे हैं जितने आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतने ही पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पूरी लंबा चौड़ा वो रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग उतना ही पढ़िए जितना आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ना क्या है ये तो सब बता दें, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या पढ़ना नहीं है, तो मैं इसीलिए क्या जो मैंने दिया सिर्फ इतना ही आप लोग पढ़ लो, और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके एक क्वेश्चन इसी में से सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए करते हैं, राइस के बारे में जानते हैं। तो राइस जो है, राइस इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर इंडिया, इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, दैट इज चाइना, एंड इंडिया का पोजीशन क्या है, तो इंडिया का पोजीशन सेकंड है। राइस को ग्रो होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो +25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि राइस इज अ खरीफ क्रॉप जो कि विच ग्रो इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इट मींस कि बारिश ज्यादा चाहिए। आप लोग ऐसे ही क्लियर कर लोगे, तो दैट इज 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो मोस्टली इंडिया के हर स्टेट्स में होता है, लेकिन मेजरली होता है हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड यूपी, इन 4 स्टेट्स में मेजरली होता है। 2-3 नाम हमेशा दिमाग में रख लो, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये 3 नाम आपके हर क्रॉप्स के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये 3 नाम हमेशा याद रखना, ये आपके हर एग्जाम्पल में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वीट। वीट के बारे में हम जानते हैं। वीट मैंने आपको बताया कि राबी क्रॉप होता है। वीट कौन से सीजन में होगा, तो कोल्ड सीजन में होगा। वीट के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 सेंटीमीटर, बेसिकली इसके 50 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल। इसके अलावा टेम्परेचर क्या ही चाहिए, तो ठंड का समय होता है, ठंड का समय होता है तो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस में भी काम इसका चल जाता है। मेजरली प्रोड्यूसर कौन कौन है वीट के, यानी गेहूं के, हरियाणा, यूपी, बिहार और आपका एमपी या महाराष्ट्र भी ले लो, ठीक है, ये सारी चीज मेजर है, ठीक। तो अब ध्यान रखिएगा, वीट हो गया हमारा, राइस हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं मिलेट्स की, ठीक है। आई होप आप लोग बोलोगे सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो ध्यान से समझना आप लोग इसको थोड़ा सा। मैं PDF प्रोवाइड आपको करा ही दूंगा, बस आप लोग जब मैं बोलूं
तो आप लोग बस सुनना इसको, ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग इसको, ठीक है। ज़्यादा आप लोग लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो लिखा लिखाया है फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो पीडीएफ आप लोग ले लेना, दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग मैसेज करना, मैं आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, इतने एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी एफर्ट कर रहा हूँ। तो अपना टाइम बचाइए और ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनिए, और साथ ही साथ पीडीएफ आप लोग देखिएगा, पीडीएफ रिवीजन के लिए आपके काम आ जाएगा। अगला जो हमारा है दैट इज मिलेट। मिलेट बेसिकली, मिलेट को हम लोग कोर्स ग्रेन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई साहब ये मिलेट्स जो होते हैं इसको हम लोग कोर्स ग्रेन क्यों कहते हैं, वाई मिलेट इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन। तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, मिलेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, दैट्स वाई मिलेट इज कॉल्ड द कोर्स ग्रेन। अब मिलेट का क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है ज्वार, जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, रागी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बाजरा यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। अब इससे क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि वाई मिलेट इज कॉल्ड कोर्स ग्रेन ड्यू टू इज हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। कौन सी कहाँ पे हो तो याद कर लीजिएगा, ज्वार महाराष्ट्र, रागी कर्नाटका, बाजरा यूपी, हो गया। अगला है हमारा मेज। मेज यानी कि मक्का, मकई जिसको आप लोग कहते हैं कॉर्न, ठीक है, स्वीट कॉर्न वगैरह खाते ही होंगे। तो मेज जो है, मेज के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 21 टू 27 डिग्री। मेजर प्रोड्यूसर कर्नाटका यूपी, ठीक है, कर्नाटका यूपी बिहार आंध्र प्रदेश एमपी, ये सारे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं पल्सेज की। पल्सेज बेसिकली दाल, ठीक है, अरहर दाल, मूंग दाल, अपनी मम्मी से पूछना, पता होगा उनको सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली पल्सेज के बारे में हम जानते हैं। तो पल्सेज जो होते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेज। आपको पता होगा इंडिया में बेसिकली पहले लोग शाकाहारी होते थे, एंड पल्सेज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पल्स करती है, दैट्स व्हाई इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द पल्सेज, राइट। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हो गए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अदर फूड क्रॉप्स की, ठीक है, यानी कि ऐसे फूड क्रॉप्स जो कि नॉन ग्रेन्स है, जैसा मैंने बताया था दूसरा कैटेगरी। अदर फूड क्रॉप्स बेसिकली दे आर नॉन ग्रेन, जो अन्न नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, शुगर केन। शुगर केन, इंडिया जो है आफ्टर ब्राजील, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, दैट इज ब्राजील, एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन इंडिया में दोनों टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ट्रॉपिकल, इसके नीचे हो जाएगा सब ट्रॉपिकल, ठीक है। शुगर केन आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है शुगर केन, ये भी आप लोग को पता होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुगर केन होता कहाँ कहाँ पे है। शुगर केन आपको वेस्टर्न यूपी, आप सबको पता ही होगा, आप लोग दिल्ली वगैरह से, तो वेस्टर्न यूपी के बारे में पता ही होगा कि बाजू में कितना सारा है शुगर केन की खेती होती है। उसके अलावा पंजाब, बिहार, हरियाणा, इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, डेट इज़ ऑयल सीड। ऑयल सीड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ऑयल सीड यानी कि तेल वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से है, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड आफ्टर चाइना। यहाँ भी चाइना आ गया, गुस्सा ना मत आप लोग, चाइना है तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड आफ्टर चाइना, फर्स्ट इज चाइना, ठीक है, सेकेंड इज इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी चीज़ होती है, तो मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल, कैस्टर सीड, इन सब से आपको ऑयल सीड मिलती है। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मैंने आखिरी में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड नट इंपॉर्टेंट नहीं है। अराउंड 50% ऑफ ऑयल जो होती है ग्राउंड नट से, तो ध्यान रखिएगा, 50% मैंने लिख भी रखा है। कौन कौन से इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो है हमारे ऑयल सीड्स के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गई चीज़ें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बेवरेजेस के बारे में। बेवरेजेस के बारे में आप सब ने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा। बेवरेजेस बेसिकली अंग्रेज वगैरह आए थे, हम लोग को उन्होंने आदत लगवा दी। टी, कॉफ़ी, जो बेवरेजेस होते हैं पीने वाले, बेसिकली पेयजल जिसे कहते हैं, ड्रिंकेबल थिंग्स, दैट इज बेवरेजेस। आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, देखते हो बेवरेज आइटम्स। तो बेवरेजेस बेसिकली इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दैट इज टी एंड कॉफ़ी। टी का जो है, टी में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। टी में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट इज चाइना, ठीक है। टी इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, असम, दार्जिलिंग, केरला, इन 3 जगह पे बहुत ज़्यादा टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। दार्जिलिंग बेसिकली वेस्ट बंगाल में है, तो असम, दार्जिलिंग और केरला में बहुत ही ज़्यादा टी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉफ़ी की, तो 3.5%, इंडिया वर्ल्ड का 3.5% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इंडिया की जो कॉफ़ी होती है, दैट इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जो कॉफ़ी होती है अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, खासकर अरेबिका कॉफ़ी जो कि बाबा बुद्धन हिल्स में होती है। ये भी सीबीएसई का पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट कर दिया है। तो आपके पिछले 15 साल के जो सीबीएसई के पूछे गए क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मैंने वीडियो को प्रेफर किया है, जो शॉर्ट एंड सिक्योर होगा, और आप सिर्फ इस छोटे से वीडियो को देख करके आप अपने पूरे एग्रीकल्चर का सिलेबस को क्लियर कर सकते हो। अगली चीज है
जो कि कहाँ कहाँ होती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन 4 जगहों पे कॉफ़ी होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, बात हम लोग करते हैं। हॉर्टिकल्चर बेसिकली होता क्या है, तो एग्रीकल्चर या फिर मतलब कि कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर का कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है, हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है सेकंड है आफ्टर चाइना। यहाँ भी अपना चाइना नंबर 1 पे है, हमारा इंडिया नंबर 2 पे है। तो हॉर्टिकल्चर में यानी फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं। तो मैंगो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र, आप सबको पता ही होगा, एल्फेंजो मैंगो। एल्फेंजो मैंगो का नाम आपने सुन रखा हो, उसको जीआई टैग भी मिल रखा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपके पूछा गया एक साल क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई टैग इज ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि एक कुछ एरिया, जो कुछ चीज़ जो एक पार्टिकुलर एरिया में मिलती है उसको हम लोग कहते हैं जीआई टैग। तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। एक बार पूछा था कि अल्फांजो मैंगो को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा ऑरेंजेस, इसके नागपुर में होते हैं, मेघालय में होते हैं। बनाना ये केरला में, महाराष्ट्र में होते हैं। लीची बिहार में होते हैं, शाही लीची फेमस होगा, जो बिहार के होगा पता होगा उनको। गुआवा यूपी के हो, तो जो यूपी के हो गए उनको पता होगा कि इलाहाबाद में कितनी अच्छी वहाँ की अमरूद मिलती है। एप्पल जो JNK और हिमाचल प्रदेश वाले हो गए, अपने आसपास देखते हो कि जब मोस्टली एप्पल जो होते हैं यहीं से आते हैं। पाइनएप्पल जो आप लोग खाते हो मेघालय से आते हैं। इसके अलावा ग्रेप्स, ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सब जगहों से ग्रेप्स वगैरह होती है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट का आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ताकि आप लोग के दिमाग में रहे। साथ ही साथ ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ फ्री में, बस आपको मेरे नंबर पे एक मैसेज कर देना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नन फूड क्रॉप्स के बारे में। नन फूड क्रॉप्स के बारे में कि नन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं। नन फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसको हम लोग खा नहीं सकते, बेसिकली दे आर नॉन ईटेबल। जिसको हम लोग खा नहीं सकते वो हो गए हमारे नन फूड क्रॉप्स। अब नन फूड क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, ध्यान से देखिए। नन फूड क्रॉप्स में पहला जो है दैट इज रबर। रबर क्या होता है, रबर से आपको पता ही होगा, रबर का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, स्ट्रेचेबल वगैरह ये सब सारी चीज़ों के लिए। रबर जो होता है कहाँ ग्रो होता है, कैसे कंडीशन में चाहिए, तो रबर ग्रो इन ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ पे ग्रो होगा। प्लस 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी समझ लो कितनी ज़्यादा बारिश चाहिए रबर को ग्रो होने के लिए, और ह्यूमिडिटी भी चाहिए। रबर कहाँ कहाँ इंडिया में होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब जगहों पे दे आर द मेजर बेसिकली अंडमान निकोबार इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ रबर। अगला हम लोग बात करते हैं सिल्क। सिल्क आप सुना होगा, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के कपड़े। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज सिल्क या सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर इसके कल्टीवेशन को, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क या फिर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। याद रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब सिल्क मिलता कहाँ से है, तो इट इज ऑब्टेन फॉर द कुकुन्स ऑफ सिल्क। सिल्क के बेसिकली कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सिल्क कुकुन्स, बेसिकली उसके जो इंसेक्ट आप सबने बायो में पढ़ रखा होगा कि एक कीड़े होते हैं, वो अपने ऊपर सेल बनाते हैं, उसी सेल को बॉयल करके हम लोग सिल्क लेते हैं। बेसिकली ये कहाँ बांधते हैं, तो मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स एक पेड़ की मलबरी एक प्लांट होती है, उसकी लीव्स पे ये कुकुन्स जो होते हैं वो मिलते हैं, वहाँ से हम लोग सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। वहाँ से हम लोग ये लेते हैं, कुकुन्स लेते हैं सिल्क के, और फिर उससे हम लोग कुकुन्स को बनाते हैं, सिल्क को बनाते हैं। अगला है डेट इज हमारा कॉटन। कॉटन के बारे में आप सबको पता होगा कि कॉटन ग्रो इन ब्लैक कॉटन सॉइल, बेसिकली रेगर सॉइल। आप सबने क्लास चैप्टर 1 में पढ़ ही रखा होगा, टाइप्स ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल जान रखा होगा। तो कॉटन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, और उसको हम लोग रेगर सॉइल भी कहते हैं। मैं चैप्टर 1 की भी वीडियो डालूंगा आने वाले टाइम में, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका जो लाइक होता है ये हमारे लिए मोटिवेशन और सपोर्ट का काम मिलता है, जिसके कारण हम आगे वीडियो को फर्दर बना सकें। तो कॉटन जो होता है बेस्ट क्वालिटी ब्लैक सॉइल में होता है। इंडिया की जो कॉटन होती है बेस्ट क्वालिटी की होती है। हाई टेम्परेचर चाहिए, कहाँ कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और ब्लैक सॉइल, बेसिकली जहां जहां ब्लैक सॉइल है वहां वहां होगा। तो आप सबने सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे मैं इस पे वीडियो डालूंगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ है। तो आप लोग मैप में देखोगे तो गुजरात और महाराष्ट्र में ही है, चैप्टर 1 में ही पता होगा आप लोगों को दे रखा है, तो इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है। अगला है डेट इज हमारा जूट। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर करते हैं। CBSE का पूछा गया क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। बेसिकली आप लोगों ने वो देखी होगी, कट्टा वगैरह देखा होगा, कट्टा नॉट वो ढिसक्या वाला कट्टा। कट्टा इज बेसिकली जो बोरियां वगैरह होती है जिसमें सामान वगैरह लाते हैं, ब्राउन कलर की होती है, जिसमें राशन की दुकान पे, फॉर्चून की दुकान पे सामान वगैरह लाते हैं। तो
उस वो जो ब्राउन कलर की होती है वो किससे बनी होती है? जूट से बनी होती है। तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। और जूट की बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट होती थी, इसीलिए नेप्रॉन, बेसिकली नेप्रॉन आप लोग आजकल देखोगे कोई भी इस्तेमाल जो होती है कट्टा या बोरियां वगैरह आती है प्लास्टिक की आती है, तो क्या चीज़ से बनी होती है? नेप्रॉन से बनी होती है। तो इसके आने के बाद से जूट की जो डिमांड जो होती है वो लेस हो गई, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या हमारे इसमें चल रही है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर करते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 टाइप के जो क्रॉप पैटर्न थे या 3 टाइप के जो हमारे क्रॉप्स थे, फूड क्रॉप्स, ग्रेन क्रॉप बेसिकली अदर देन ग्रेन क्रॉप्स, और तीसरा जो हमारा था नॉन फूड क्रॉप्स, वो तीनों खत्म होता है। अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे हम आते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर। फार्मर की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी वगैरह जो एस्पेक्ट है उससे कैसे हम लोग इसको चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आखिरी टॉपिक हमारा। तो ध्यान से रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि कल्टिवेटिज्म और होल्डिंग जो थे, कॉर्पोरेट सेक्टर जो थे, उन्होंने जमींदारी वगैरह को हटा ही दिया। लेकिन बहुत सारे जो लोग थे उनको प्रायोरिटी, जो अमीर लोग थे उन्हीं को प्रायोरिटी मिली, जो गरीब लोग थे उनको प्रायोरिटी नहीं मिली। जमींदारी वगैरह सब तो हटा दिया गया, लेकिन उतनी प्रायोरिटी मिली नहीं। उसके अलावा क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारे जो हमारे किसान थे मोस्टली गरीबी थे, तो टेक्नोलॉजिकली बहुत गरीब थे, खुद से सारे काम करते थे। तो मैंने आपको बता रहा था 3 टाइप की फार्मिंग होती है, प्रीमेटिव, सब्सिस्टेंस और प्रीमेटिव सब्सटेंस के बारे में बताया, जिसमें बहुत लोग गरीबी स्तर पर, छोटे स्तर पे फार्मिंग करते थे सेल्फ के लिए। तो उसको क्यों करते? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए 1960 और 1970 में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म वगैरह आए, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिससे रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ हायर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स रिलेटेड है ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि क्रॉप्स का जो उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क, तो और मिल्क और क्रॉप्स के प्रोडक्शन को हाई करने के लिए ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए। याद रहेगी आपको ये चीज़ें, व्हाइट फॉर मिल्क, व्हाइट किस कलर, मिल्क किस कलर का होता है? व्हाइट। और प्लांट किस कलर के होते हैं? ग्रीन। प्लांट ग्रीन के लिए प्लांट और व्हाइट के लिए मिल्क। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ गई होगी, और इसलिए वीडियो को लाइक करेगा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। इसके अलावा 1980 में और 1990 में बहुत सारे जो क्रॉप्स इंश्योरेंस वगैरह एस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कि आप क्रॉप की और क्रॉप में बाढ़ आ गई या फिर बारिश हो गई, जिसके कारण क्रॉप्स आपके पड़ा, या सूखा पड़ गया, क्रॉप्स आपके तबाह हो गए, तो इंश्योरेंस कंपनी देती थी। कंपनी जैसे इंश्योरेंस का क्या काम होता है कि अगर आपका कोई भी चीज़ों से तबाह हो रहा है तो आपको बैंक क्या करती थी कि उसका रिकवर आपको पेमेंट कर देती थी। इसके अलावा लो इंटरेस्ट पे, मतलब लो रेट्स पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट देने लगी, जिससे क्या होगा, किसान बेसिकली लेने लगे चीज़ों को लो रेट्स पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? तो बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड का काम होता है वही किसान क्रेडिट कार्ड का काम होता है। इससे किसान जो होते थे हमारे क्रेडिट पे चीज़ों को ले सकते थे, जैसे कि मान लो उनको ज़रूरत है ट्रैक्टर की, खेत में वो करने के लिए, प्लांटेशन के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है, कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो क्रेडिट पे ले सकते थे। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, ये सबका फुल फॉर्म याद रख लेना आप लोग, इसे पूछा गया क्वेश्चन है। PAIS का फुल फॉर्म, KCC का फुल फॉर्म, तो PAIS का फुल फॉर्म है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या होता था कि जितने भी किसान वगैरह थे उनका अगर एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया, एक्सीडेंट मतलब कि जैसे मैंने बताया कि अगर मान के चलो कि ओले वगैरह पड़ गए, तो फिर उसके बाद कैसे चीज़ें की जाएगी, या फिर मान के चलो कि बाढ़ आ गई तो फिर चीज़ें कैसे की जाएगी, तो उसको रिकवर किया जाता था इसमें। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों से फार्मर्स को बेनिफिट करती थी। उसके अलावा कुछ स्पेशल, जैसे आपको पता होगा वेदर फोरकास्ट वगैरह आजकल आ गए हैं, तो क्या होती थी चीज़ें, वेदर फोरकास्ट कर देते थे कि बारिश होने वाली है, तो किसान उस हिसाब से अपनी खेती कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि धान की खेती या पैडी की जब खेती होती है तो उसमें बारिश का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो बारिश जब होती है उसके 1-2, जैसे बता दिया गया वेदर फोरकास्ट में देख लिया कि भाई 2 दिन बाद बारिश होगी, तो आज किसान क्या करता है, तैयारी कर लेता था। तो वेदर फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगी किसानों को, रेडियो टेलीविजन पे टेलीकास्ट होने लगा, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगी। इसके अलावा किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने लगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने टमाटर 10 किलो टमाटर उगाए, 10 kg टमाटर, ठीक है, 10 kg टमाटर, और 10 रुपए का उसका रेट है, तो टोटल उसको मार्केट से कितना मिलना चाहिए, 100 रुपए मिलने चाहिए। अब मान के चलो कि 10 रुपए उसमें इन्वेस्ट लगा, मतलब 100 रुपए में उन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट करके उसने 10 kg टमाटर उगाए। अब मान लो कि एक टमाटर बहुत सारे किसानों ने उगा दिया और लोग टमाटर
तो इसको मान लो कोई 12 रुपए बेचेगा तब उसे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मार्केट में बहुत सारा टमाटर है और टमाटर मानो 8 रुपए में भी नहीं बिक रहा है, तो इसको 5 रुपए में बेचना होगा, तो इसका नुकसान हो जाएगा। जो इसने 100 रुपए लगाए, अब 50% नुकसान, यानी कि 50 रुपए का नुकसान, तो 50 रुपए का ही फायदा होगा, मतलब 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 50 रुपए में चीजें बिकेंगी। तो क्या होगी चीजें, इससे इसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस नुकसान को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिया, यानी कि जैसे मान लो किसान ने मान लो 100 रुपए का उगाया टमाटर, तो उसको 120 रुपए मिनिमम मिलने ही चाहिए। 100 रुपए उसके और 20 रुपए उसके रोटी पानी खाने पीने के लिए कमाई उसकी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ले आया कि इससे कम में हम किसान से नहीं लेंगे, चाहे मार्केट में कुछ भी लॉस हो। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे प्राइसेस वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लाए, जिससे क्या होते थे जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह जो होते थे किसान को होने लगे। और मिडिल मैन का जो था, बेसिकली होता क्या था कि जैसे मान लो किसान गया अपने बड़े किसान को बेचने, बड़े किसान गया दुकान को बेचने, दुकान को या ऊपर से बेचते, इसमें बहुत सारे एक मिडिल मैन बेसिकली होते थे, वो कमीशन खा जाते थे। इस कमीशन को दूर करने के लिए किसान ने बहुत सारी चीजें क्या की कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ने किसानों से चीजें कर दी गई है। ठीक है, चीजें को डायरेक्टली किसानों से कंक्लूड कर दी, इससे क्या हुई, चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी पे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन 2010 एंड 11 अबाउट 50% ऑफ टोटल वर्क फोर्स ऑफ इंडिया वेर एम्प्लॉयड बाय द दिस सेक्टर। तो याद रखना अराउंड 52% जो है इंडिया की पॉपुलेशन इसी सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा बार बार इसलिए बोलता हूँ, डायरेक्टली आपको पता ही होगा कि ऐसे लोग जो कि किसान डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली यानी कि जिनका उससे रोजी रोटी, यानी कि मान लो कि कोई ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन वो ट्रैक्टर चला के क्या करता है, गांव से फसल को लेकर शहर तक लाता है, तो वो भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। खेती नहीं होगी तो उसका भी रोजगार डूब जाएगा। इसके अलावा इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर बट इट इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन को सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे देश की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म होता है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज आपको करा दूं तो चीज़ें जो होगी आपके आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में। हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर लिया। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर लिया। ठीक है, जो जो हमने कर लिया उस पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ये मार्कर लगा। हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर दिया। ठीक, हमने फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न कर लिया। ठीक, हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्रॉपिंग पैटर्न कर लिया, मेजर क्रॉप्स कर लिया, फूड क्रॉप्स कर लिया, नॉन फूड क्रॉप्स कर लिया, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन कर लिया, कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर टू द नेशन कर लिया। और हमें ये करना ही नहीं था इसके आगे, यानी कि फूड सिक्योरिटी हमें करना ही नहीं था, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर हमें करना ही नहीं था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की वीडियो में पूरा खत्म हो गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि इसके अलावा आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक फैलाएं, और जहां तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी आर द फैमिली। इस चैनल को हमें ग्रो कराना है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपने सजेशंस और आपके कुछ भी क्वारीज हो, कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।